इंडिया आफ्टर मोदी, यानी कि जब मोदी जी को सत्ता से निकाल दिया जाएगा या वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, उस समय हमारे देश की क्या हालत होगी? क्या आपको ये एक चिंता का विषय लग रहा है? और इस शब्द का मैंने बहुत ही सोच विचार के इस्तेमाल किया है कि जब मोदी जी निकाले जाएंगे, क्योंकि जिस तरह का उनका व्यक्तित्व है या पर्सनालिटी है, वो खुद तो अपने आप जाने से रहे। या तो उनको उनकी अपनी पार्टी निकालेगी या फिर देश की जनता उन्हें निकालेगी। और जब हमारे देश की बात आती है, तब हम कई मुद्दों पर बात कर सकते हैं। हम आर्थिक मुद्दों पर बात कर सकते हैं, हम वाणिज्य पर यानी ट्रेड पर बात कर सकते हैं, हम अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, उस पर बात कर सकते हैं, हम विकास पर भी बात कर सकते हैं, हम फॉरेन रिलेशंस यानी कि विदेशी संबंधों को लेकर भी बात कर सकते हैं कि मोदी जी किस हाल में अब हमें छोड़कर जाएंगे। लेकिन आज इन सबको एक तरफ रखिए, मैं आपसे बात करूंगा सामाजिक मुद्दों पर, यानी कि सोशल जो फैब्रिक है हमारे कंट्री का, उसको कितना नुकसान मोदी जी पहुंचाकर जाएंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि जब कभी भी मोदी जी को हटाया जाएगा, वो भारत को सामाजिक रूप से विभाजित करके छोड़कर जाएंगे। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। एपिसोड को अंत तक देखिए और आप भी इस चर्चा में भाग लीजिए, कमेंट करिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, आप सबका ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। नैरेटिव हमेशा से ये सेट किया गया है कि आपकी लड़ाई उनसे है। वो अगर एक बार आ गए तो आपको खत्म कर देंगे, आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन घबराइए नहीं, मैं यहाँ पर आ गया हूँ। मैं आपको उन लोगों से बचाऊंगा, आप मुझे वोट दीजिए। मैं ये मोदी जी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। ये शब्द दुनिया के किसी भी दक्षिणपंथी लीडर के हो सकते हैं, राइट विंग लीडर के। और ये इसमें अकेले नहीं होते। एक पूरा सिस्टम इनके साथ काम करता है, जो इसी बात को तरह-तरह से और दिन में कई बार आप तक ये पहुंचाते रहते हैं। और धीरे-धीरे ये आपके दिमाग पर असर करता है और आप इन पर विश्वास करने लगते हैं। और ऐसे नेताओं के नैरेटिव का जो की एलिमेंट होता है, वो है हेट क्रिएट करना, यानी कि किसी के भी खिलाफ घृणा क्रिएट कर देते हैं। और जब तक वो ऐसा करते रहेंगे, तब तक वो सरवाइव करेंगे। और जिस दिन उनका ये खेल खत्म हो जाएगा कि वो हेट नहीं कर क्रिएट नहीं कर पाएंगे, उस दिन ऐसे लोग सीन से गायब हो जाते हैं। ऐसे पॉलिटिशियंस को हम लोग राइट विंग के नाम से जानते हैं, यानी कि दक्षिणपंथी। पिछले 10-12 साल में राइट विंग पूरी दुनिया में बढ़ता नजर आ रहा है। इसमें भारत अकेला नहीं है। यहाँ तो मोदी जी 2014 में आए थे, लेकिन ये इंडिकेशन उससे पहले दुनिया भर में चल रहा है। दुनिया के कुछ जाने पहचाने राइट विंग लीडर्स के मैं यहाँ पर नाम दिखा रहा हूँ, मैं पूरी लिस्ट नहीं दिखा रहा हूँ। जावियर मिलाई अर्जेंटीना के, जॉर्जिया मेलोनी इटली की, इनको आप अच्छी तरह जानते होंगे। हाल ही में मोदी जी के साथ इन्होंने फोटो वगैरह खिंचाई हैं। मरीन लापेन फ्रांस के, डोनाल्ड ट्रंप सबसे बड़े दुनिया के राइट विंग लीडर यही हैं, जिन्होंने अमेरिका को खराब करके रख दिया और अब दोबारा से ये इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। बोरिस जॉनसन, ये इन्होंने ब्रेग्जिट कराया इंग्लैंड में, और जिसकी वजह से आज तक इंग्लैंड में परेशानी झेल रहे हैं। वहां पे प्राइस राइज इतनी बुरी तरह हो गया है, चीजें महंगी हो गई हैं। स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के, विक्टर ऑर्बन हंगरी के, और हमारे फिर मोदी जी 2014 से हिंदुस्तान पर ये राज कर रहे हैं। एक टिपिकल राइट विंग लीडर यानी दक्षिणपंथी नेता, वो लोकप्रिय होता है। बहुत अच्छा बोलते हैं ये लोग, ये पॉपुलर होते हैं, और ये मेजोरिटिज्म में बिलीव करते हैं, बहुसंख्यवाद में। जहां पे इनकी संख्या ज्यादा होती है, वहीं ये लीडर ऐसा पैदा होते हैं। ये एथनो नेशनलिज्म, यानी कि वो राष्ट्रवाद में ही नहीं, वो अपने को एथनिकली राष्ट्रवाद बताएंगे। वो
रामायण काल से ये हो रहा है, त्रेता युग से वो नेशनलिज्म अपना साबित कर देंगे। और खास करके ये लोग बहुत एम्बिशियस होते हैं, और जैसा मैंने कहा, ये हमेशा किसी दूसरे को खराब या गलत बता के ये आगे बढ़ते हैं। जैसे हिंदुओं के लिए मुस्लिम अदर हो सकता है या अन्य हो सकता है, सिंगालियों के लिए तमिल अन्य हो जाते हैं, ईसाइयों के लिए मुस्लिम अन्य हो जाते हैं, वाइट लोगों के लिए ब्लैक अन्य हो जाते हैं। इस तरह से ये अपना नैरेटिव सेट कर देते हैं और ये चलाते हैं ये नैरेटिव। और जिस तरह से ये अन्याय हो रहा है, वह लोकतांत्रिक संस्थानों को कमजोर कर रहा है। दक्षिणपंथी नेताओं को लोग फॉलो क्यों करते हैं आजकल? अब इस पर काफी रिसर्च हो चुकी है और मैं बहुत संक्षिप्त में यहाँ बता रहा हूँ कि इसका मूल कारण उन लोगों की बेचैनी है, जो हम सब महसूस करते रहते हैं कि हमारी नौकरियां, हमारी जो ग्रोथ होनी थी या हमारे घर इत्यादि, वो सारे हमारे हाथ से खिसकते जा रहे हैं उन्हीं अन्य लोगों की, अदर्स की वजह से। और इसके कारण अंडरलाइंग रीजन बहुत हैं। उसमें एक तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, हो रही है दुनिया भर में। आर्थिक अस्थिरता है, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है, और दुनिया भर में एक अशांति की लहर दौड़ रही है, चारों तरफ लड़ाइयां हो रही हैं। तो इस वजह से लोग एक तरह से अपने में सिमटते जा रहे हैं और वही राइट विंग लीडर्स को फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए अब आते हैं आज के टॉपिक पर कि हिंदुस्तान मोदी जी के जाने के बाद किस हाल में रह जाएगा। मैं यहाँ पर आपको 2-3 ऐसी इंसिडेंट्स के बारे में जानकारी दूंगा, जिसे आप देखकर, समझकर आप खुद ही ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा देश किस तरफ चल रहा है। और हाँ, ये एक टाइम टेस्टेड था फॉर्मूला है कि जब भी आप किसी अन्य पार्टी को आपको ढूंढना हो जिसके अगेंस्ट आपको एक नैरेटिव खड़ा करना है, तो सबसे इजी टारगेट उस देश की माइनॉरिटी होती है। बांग्लादेश में हिंदूज को ले लीजिए, इजराइल में पैलेस्टीनियंस के खिलाफ जो चल रहा है वो देख लीजिए, या किसी भी देश में, खासकर भारत में भी मुसलमानों के खिलाफ आप एक नैरेटिव सेट कर दीजिए। समाज में ये घृणा का या हेट का जो बीज है वो धीरे धीरे बोया जाता है। अब मैं यहाँ पर कुछ हाल ही में हुए इंसिडेंट्स का जिक्र करूंगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा, अभी जो योगी सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि जिस रास्ते पे कबाड़ी लोग जा रहे हैं, उसमें जितने भी दुकानदार हैं उन्हें अपना नाम डिस्प्ले करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, पहले एक वकील साहब टी स्टॉल हुआ करता था, जो ये नोटिफिकेशन आने के बाद उसने ये बोर्ड लगाया, वकील अहमद टी स्टॉल। और उसका ऐसा मानना है कि शायद ये बोर्ड को देखकर जो लोग उससे पहले खरीदा करते थे, क्योंकि ये एक रिलीजियस गैदरिंग होती है, तो वो शायद उसकी दुकान पर ना आए। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, बाद में ये केस सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये नोटिफिकेशन हटा लिया गया था। लेकिन शायद आप लोग ये नहीं जानते कि ये बात शुरू कहाँ से हुई थी। उत्तर प्रदेश में एक महाराज हैं जिनका नाम है यशवीर महाराज, और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को धमकी दी थी कि जिस रास्ते से कांवड़ी लोग जाते हैं, उस रास्ते में ये आप नेम प्लेट्स लगवा दीजिए, दुकानदारों का नाम लिखिए, नहीं तो वो जाके वहां पर मुसलमानों की दुकानें बंद करवा देंगे, और फिर उसके बाद तो झगड़े वगैरह इत्यादि हो सकते थे। स्वामी यशवीर महाराज का आश्रम मुजफ्फरनगर के बाहर करीब 15 किलोमीटर दूर उनका ये योग साधना यशवीर आश्रम है। ये यशवीर महाराज जी की फोटो है और ऐसा माना जाता है कि ये ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, लेकिन उनके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन अभी अवेलेबल नहीं है, और वो खुद ये कहते हैं कि बचपन में ही उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया था और अपनी फैमिली से उनका कोई कांटेक्ट नहीं है। लेकिन पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक ये 2015 में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, क्योंकि इन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ कुछ बयानबाजी की थी, जिससे रिलीजियस वहाँ पे सेंटिमेंट्स को भड़कावा दिया था। इनको 7 महीने की
जेल की सजा सुनाई गई थी और 2016 अगस्त में इनको रिलीज किया गया था। ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत इन्हें जेल भेजा गया था। और इस फोटो में आप देख सकते हैं कि इस तरह का एक क्रिमिनल जो आदमी है वो बैठकर सीधे यूपी में जो हायर ऑफिशियल्स हैं, पुलिस या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, उनसे सीधे मीटिंग कर रहे हैं। और इसीलिए आप शायद आपको ये याद होगा कि सबसे पहले ये नेम प्लेट लगाने का जो नोटिस था वो मुजफ्फरनगर की पुलिस ने दिया था। योगी प्रशासन ने तो बहुत बाद में ये नोटिफिकेशन जारी किया था। अब जब स्वामी यशवीर महाराज जी की ये नेम प्लेट वाली बात पिट गई, तो अब उन्होंने एक नई चीज शुरू कर दी है। उन्हें न्यूज में तो बना ही रहना है और एंटी मुस्लिम कुछ ना कुछ करना है। अब उन्होंने मुजफ्फरनगर की हिंदू लड़कियों को ये कहा है कि वो एक लॉकेट पहने जिसमें वराह वराह जो विष्णु जी के शायद तीसरे या चौथे अवतार हैं, उनकी फोटो लगाकर रखें, जिससे वो लव जिहाद से बच जाएंगी। यानी कि कोई भी मुस्लिम लड़का उनसे शादी नहीं कर पाएगा। वराह भगवान विष्णु जी के 10 अवतार में से तीसरे अवतार हैं। ऐसा माना जाता है कि हिरण्यकश्यप ने जब धरती को समुद्र के अंदर ले गए थे, तब ये विष्णु के अवतार ने वराह ने जाके धरती को बचाया था। वो 1000 साल तक लड़े, फिर उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया और धरती को पानी से निकालकर बाहर लाए थे। तो स्वामी यशवीर महाराज टाइम टेस्टेड फॉर्मूला ही चला रहे हैं। सबसे पहले आपने दूसरा आइडेंटिफाई किया जो कि मुसलमान है, हिंदुस्तान में माइनॉरिटी है। फिर उसमें आपने रिलीजन जोड़ दिया, धर्म जोड़ दिया, और फिर उसको एक मिक्सचर बना के आप पेश कर रहे हैं और अपने को वहां प्रस्तुत कर दिया कि मैं आपको इससे बचाऊंगा, मैं आपको ये लॉकेट दे रहा हूं, आप ये पहन लीजिए। जो खराब मुसलमान लड़के आपसे शादी करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। इधर उत्तर प्रदेश में यशवीर महाराज अपना खेल खेल रहे थे और बिल्कुल उन्हीं दिनों आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने ये स्टेटमेंट जारी किया कि उनकी सरकार लव जिहाद के खिलाफ एक कानून लाना चाहती है, जिसमें आजीवन कारावास की पेनल्टी भी होगी। ये बात कि ये यूपी में भी यही बात चल रही है और आसाम में भी लव जिहाद की बात शुरू हो गई, ये एक कोइंसिडेंस है या फिर बीजेपी आरएसएस की एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है जो बाकी देश में भी ये अब फैलेगी? तो ये कहना फिलहाल बहुत मुश्किल है। इन्हीं साहब जो आसाम के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने एक दो बातें और भी कही हैं। इन्होंने ये भी कहा है कि अगर हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में जमीन का कोई ट्रांजैक्शन होगा तो उसके पहले सरकार से इजाजत लेनी पड़ेगी। और हेमंत बिस्व शर्मा ने एक और बात कही है, जहां तक कि सरकारी नौकरियों का सवाल होगा आसाम में, कि वहां की डोमिसाइल पॉलिसी भी बदली जाएगी कि केवल जिन लोगों का जन्म आसाम में हुआ है उन्हें ही सरकारी नौकरियां मिलेंगी। यानी कि अगर आप बाहर से आए हैं और आप वहां पे 20 साल भी रह लिए और वहां पे पूरी पढ़ाई भी कर ली, 10वीं 12वीं भी पास कर लिया, आपको वहां की सरकार में नौकरी नहीं दी जाएगी। वही नैरेटिव अदर्स के खिलाफ, ये लोग बाहर से आ रहे हैं, ये हमारे घर जमीन ले रहे हैं, ये हमारी नौकरियां ले रहे हैं, इसलिए इनको बाहर ही रखो। लव जिहाद का जो फॉल्स नैरेटिव हमारे देश में चल रहा है उसका मैं अब आपको कुछ डेटा दिखाऊंगा और साथ में ये भी दिखाऊंगा कि ये जो हर समय हिंदू मुस्लिम होता रहता है, इसका धीरे धीरे हमारे समाज पर क्या असर पड़ रहा है। प्यू रिसर्च यूएसए के मुताबिक हमारे देश में लगभग 2% शादियां इंटर रिलीजन या इंटरफेथ होती हैं। ज्यादातर हिंदू मुस्लिम लोग अपने ही रिलीजन में शादियां करते हैं। ये डेटा भारत सरकार का नहीं है, क्योंकि ऐसा डेटा भारत सरकार इकट्ठा भी नहीं करती है, सेंसस में ये पूछा नहीं जाता है। तो ये एक रिसर्च का टॉपिक है, आप इंटरनेट सर्च करेंगे तो आपको काफी पेपर्स इंडियन ऑथर्स के इस विषय पर मिल जाएंगे। भारत में लगभग हर वर्ष 1 करोड़ शादियां होती हैं।
इसमें से 80% हिंदू वेडिंग्स होती हैं क्योंकि 80% हिंदू ही हैं हमारे देश में। और 2% अगर इंटरफेथ इंटर रिलीजियस होती हैं तो 2 लाख शादियां इस कैटेगरी में आती हैं। 1 करोड़ के मुकाबले ये बहुत ही छोटा फिगर है। एवरेज देखें तो इंटरफेथ मैरिजेस 550 मैरिजेस प्रतिदिन पूरे भारत के अक्रॉस ये होती हैं। जब हम इंटरफेथ मैरिजेस की बात करते हैं तो शायद हम केवल हिंदू मुस्लिम और हिंदू क्रिश्चियन मैरिजेस की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू अगर बुद्धिस्ट से शादी करे या जैन से या सिख से शादी करे तो वो हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत ही गिनी जाती हैं। प्यू रिसर्च ने अपने इस सर्वे में ये एक प्रश्न किया कि आपके लिए कितना ज़रूरी है कि इंटर रिलीजियस जो शादियां हैं वो बंद की जाएं। तो इसका जवाब देखिए, हिंदुओं से जब ये सवाल पूछा गया तो लगभग 65% आदमियों ने कहा कि इंटरफेथ मैरिजेस बंद होनी चाहिए और जो लेडीज हैं उन्होंने 67% ने ये बात कही। ये एक एवरेज फिगर भी है हमारे देश का। लेकिन मुस्लिम्स का देखिए तो 76% मुस्लिम आदमियों ने कहा कि ऐसी शादी बंद होनी चाहिए और 80% वुमेन उन्होंने ये बात की। अब ये अगर आप रिलीजियस डिवाइड हमारे देश के ऊपर देखेंगे तो उत्तर भारत में ये फिगर हमारे एवरेज से ज्यादा है। 71% आदमी कहते हैं कि ये शादी बंद होनी चाहिए, 74% महिलाएं कहती हैं। सेंट्रल इंडिया में ये फिगर उससे भी ज्यादा है, 80-85% के ऊपर है। ईस्ट और वेस्ट में ये फिगर्स कम है, लेकिन साउथ में अगर आप देखें रिलीजियस डिवाइड सबसे कम है। केवल 35% आदमी कहते हैं कि ये शादियां बंद होनी चाहिए और 37% महिलाएं कहती हैं। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में ये फिगर फिर से बढ़ जाता है। जब तक बीजेपी और आरएसएस पावर में रहेंगे वो हम लोगों को निरंतर इस हिंदू मुस्लिम नैरेटिव की याद दिलाते रहेंगे। वो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करते रहेंगे जिससे ये ये नैरेटिव हमेशा मीडिया में बना रहेगा और मीडिया उनको सपोर्ट करता है। और वो नहीं तो उनकी ट्रोल आर्मी है और उनका एक आईटी सेल भी है। हम लोगों को सतर्क इस सब को रोकने में कोर्ट्स का एक लिमिटेड रोल रहेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट अच्छा काम कर रही है, काफी चीजें उन्होंने पलट दी हैं, जैसे कि हाल में ही महाराष्ट्र का जो हिजाब को लेकर एक कानून बना था उसको उन्होंने खारिज कर दिया है। हम अपने नेता खास करके जो सांसद हैं उनसे हमें अपेक्षा है कि वो भी इस नैरेटिव को रोकेंगे। अभी हाल में ही आपने देखा होगा जब से नई सरकार आई है तब से जो पहला बिल मोदी जी ने अब प्रस्तुत किया संसद में वो वक्फ बोर्ड को लेकर था और वो बिल वो पास नहीं करा पाए। वो एक सेलेक्ट कमेटी को रेफर कर दिया गया है। हम लोग ऐसा नहीं कर पाए तो जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि एक राज्य की पुलिस एक धार्मिक यात्रियों पर फूल बरसा रही है तो ऐसा हमें कई जगह देखने को मिल सकता है। व्यक्तिगत रूप से मैं आशावादी हूँ। मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि हमारे देश में जो राइट विंग का जो 10 साल का एक साइकिल शुरू हुआ था वो अब खत्म होने जा रहा है। देश की जनता बहुत होशियार है, उसे पता है कि क्या करना है, हमें कितना नुकसान हो चुका है, हम अब इससे बाहर आएंगे। तो इसलिए मेरा मानना है कि मोदी जी चाहे या बीजेपी चाहे या आरएसएस चाहे वो दिन अब खत्म हो गए हैं। भारत वापस 2010, 2005, 2000 वाजपेयी सरकार के टाइम में जो भारत था, हम वापस वैसे ही पहुंचेंगे। हमारा समाज एकजुट होके ही रहेगा, इसको कोई डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नया डेटा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।